नमस्कार। आज दिन भर क्यों कहें, रात हो चुकी है। अभी भी जो खबर चल रही है वो ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दोबारा भूमि पूजन हुआ। एक दफ़े पहले हो चुका था, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था वो। अब दोबारा भूमि पूजन हुआ और प्रधान सेवक मोदी ने 9 शिलाओं को रखकर इसकी बुनियाद रखी। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले के तहत हुआ। 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया था, जिसमें ये तो माना गया था कि जो विवादित ढांचा जिसे कहते थे, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवादित ढांचा, उसको गिराना एक आपराधिक गतिविधि थी, क्रिमिनल एक्ट था। ये मानते हुए भी, और ये भी मानते हुए कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो साबित नहीं कर पाया है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, वो साबित नहीं कर पाया है कि किसी मंदिर को गिराकर ये मस्जिद बनाई गई थी। ये दोनों बातें मानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलाका था पूरा, जिसमें ढांचा था जो गिराया गया था, वो हिंदू पक्ष को सौंपने का फैसला किया और मुसलिम पक्ष के लिए वहाँ से दूर 5 एकड़ का प्लॉट देने का आदेश दिया। ये मानते हुए भी कि ये क्रिमिनल एक्ट था और ये भी मानते हुए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साबित नहीं कर पाया कि कोई मंदिर गिराया गया था, फिर भी ये फैसला लिया गया। ये फैसला लिया चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जो बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ वो ये है कि जो वक्त होता है ना, वक्त बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान, एक पुरानी कहावत है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, सन 90 में जब एल.के. अडवाणी अपनी एयर कंडीशन टोयोटा रथ यात्रा पर निकले थे और सोमनाथ से लेकर और अयोध्या जाना था उन्होंने, रास्ते में आसनसोल था मेरे ख्याल, वहाँ पर लालू यादव की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और माता टीला नाम की जगह थी, वहाँ पर जो गेस्ट हाउस था वहाँ रखा गया था उनको। लेकिन जहाँ जहाँ से वो रथ गुजरा, राम रथ यात्रा नाम था उसका, मैं बहुत दफ़े पहले कह चुका हूँ, एक बार फिर कहूँगा, वो अपने पीछे पीछे फ़िरका परस्ती का, सांप्रदायिकता का एक ऐसा काला धुआं छोड़ता गया, काला जहर छोड़ता गया, जिसने हमारे समाज के चेहरे को काला कर दिया, एकदम बांट दिया एकदम। बहरहाल लंबी लड़ाई चली, राम का मतलब इस्तेमाल किया गया राजनीति में। कांग्रेस के गांधी कहाँ टिकते राम के सामने। बहरहाल जो भी हुआ, अब आज मंदिर का वो शिलान्यास कर दिया गया। मैं समय बड़ा बलवान है, मैं क्यों कह रहा हूँ, जो प्रमुख चेहरे थे उस वक्त पूरे मूवमेंट के, वो थे प्रमोद महाजन, वो तो अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए। उसके अलावा सबसे बड़ा चेहरा था एल.के. अडवाणी। मतलब यहाँ तक था कि उनको तो राम अवतार भी कहा जाता था। तो एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो ढांचा गिरा था, कल्याण सिंह, प्रवीण तोगड़िया, आपको याद होगा प्रवीण तोगड़िया, या नहीं याद, वैसे मीडिया की पैदाइश थे, मीडिया से गायब है तो वो भी गायब हो गए हैं। प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार और उमा भारती, ये सब लोग गायब थे। एल.के. अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बारे में तो ये कहा गया कि उन्हें लास्ट मोमेंट पर, आखिरी वक्त पर एक इनवाइट भेज दिया न्यास वालों ने, लेकिन साथ में ये सलाह थी कि क्योंकि आपकी उम्र अब 90 से ज़्यादा हो गई है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए देखिए क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। तो मुरली मनोहर जोशी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखा होगा, एल.के. अडवाणी ने भी। उसके अलावा प्रवीण तोगड़िया का मैं जानता नहीं वो कहाँ हैं, कल्याण सिंह और विनय कटियार, ये सब लोग वहाँ नहीं थे। तो ये समय बड़ा बलवान है। जो लोग वहाँ थे, प्रधान सेवक मोदी, वो तब वहाँ कहीं नहीं थे जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था। वो एक ऑर्गेनाइज़र थे, प्रबंधकों में से एक थे, ठीक है। आज उन्होंने शिलान्यास किया। बहरहाल ये समय का फेर होता है, मतलब जो ढलते सूरज हैं वो उगते भी हैं और जो उगे हुए सूरज हैं उनको ढलना ही होता है। एक बहुत बड़ा सबक था आज इसमें, राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, कि समय बड़ा बलवान होता है। जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना है और जो नीचे है वो ऊपर आता है। हमारे अपने पड़ोसी देशों से कैसे रिश्ते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से कैसे रिश्ते हैं आप जानते हैं। नेपाल से जो बिल्कुल ठीक ठाक सदियों से रिश्ते चले आ रहे थे, आज के दिन कैसे हैं वो भी आप जानते हैं। चीन के साथ जो हो रहा है सरहद पर, वो रिश्तों की बात तो छोड़ी, वो तो उसने आकर हमारे इलाके में आ ही गया है वो तो। बांग्लादेश, प्रधानमंत्री का, प्रधान सेवक का दौरा होना था वहाँ पर, उसको मना कर दिया गया था। और श्रीलंका, वो भी धीरे धीरे चीन के नज़दीक गया था। मालदीव्स, उसका भी इधर या उधर, मतलब हाँ दोनों तरफ है उसका भी।
तो ये ऐसे इन रिश्तों के दौरान एक जो नया हथियार बनकर उभरा है, आतंकवाद हो, हथियार हों, और भी जो डिप्लोमेटिक रास्ते होते हैं वो हो, व्यापारिक रास्ते होते हैं वो हो, एक नया हथियार उभरा है नक्शा। 3 मुल्कों के बीच नक्शेबाजी चल रही है। चौथा मुल्क नक्शेबाजी नहीं कर रहा, वो आ चुका है, चीन। जिन 3 मुल्कों में नक्शेबाजी चल रही है वो पाकिस्तान, नेपाल और भारत। पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सियाचिन, जूनागढ़ और सर क्रीक को उसने अपना हिस्सा बताया, पाकिस्तान का हिस्सा बताया। इस नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, और जम्मू कश्मीर दोनों को अपना पाकिस्तान का हिस्सा बताया। ये आप देख पा रहे होंगे नक्शे में। पाकिस्तान की कैबिनेट इस नक्शे को मंजूरी भी दे दी है और इमरान खान जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये कश्मीर के लोगों की जो सैद्धांतिक विचारधारा, जो उनकी आइडियोलॉजिकल वो है, आइडियोलॉजी है उनकी जो, उसका भी समर्थन करता है। ठीक है। और नए नक्शे में जिन हिस्सों को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है, पाकिस्तान के नए नक्शे में जिन इलाकों को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है उनको अनडिफाइंड फ्रंटियर कहा गया है। ये चीन को एक खिड़की खोलने के लिए एक तरह से है। हम, जैसे कि आपको मालूम है, अक्साई चीन पर अपना अपना दावा ठोक चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम खून बहा देंगे। अक्साई चीन के कब्जे में, सालों साल से चीन के कब्जे में है। तो एक दफ़े जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया तो चीन को भी एक रास्ता मिल गया अक्साई चीन के बारे में बयानबाजी को लेकर, और साथ में कि अब तो वो रहा ही नहीं, जब एक राज्य ही नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी है और अक्साई चीन पर दावा जताया जा रहा है, तो चीन ने भी अपने सही रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहरहाल चीन को ये भी समझ में आ गया कि जो भारत का राजनीतिक नेतृत्व है वो हेडलाइंस मैनेज करने में और इवेंट मैनेज करने में ज़्यादा यकीन रखता है। बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक थी जिसमें कहा गया था कि बादलों के पीछे से जहाज़ निकाले गए, सब जानते हैं कि वो जो गंतव्य था, जो उसका निशाना था, वहाँ नहीं गिरी। ठीक है। कुछ पेड़ डिस्ट्रॉय हुए, कुछ पंछी डिस्ट्रॉय हुए। ठीक है। और एक एयर वाइस मार्शल खुद उसकी तस्दीक करने आ गए कि हाँ, स्ट्राइक कामयाब थी। तो चीन क्या, सारी दुनिया जानती है कि भारत की जो फ़ौज के ऊपर वाले हिस्से हैं, कुछ जो ऊपर वाले हिस्से और जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, वो इस वक्त इन बातों में ही उलझा हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक। अब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हमारे जनरल विक्रम सिंह जो चीफ ऑफ आर्मी थे, वो एनडीटीवी के एक प्रोग्राम में, सोनिया सिंह के एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक दोनों तरफ से होते ही आए हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था। नेपाल ने, हाँ नहीं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, भारत ने भी नक्शा जारी किया था पिछले साल, जब ये 5 अगस्त को, आज 5 अगस्त है, जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाया तो भारत ने भी एक नवंबर में नया नक्शा जारी कर दिया था। भारत के नए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके को जम्मू कश्मीर का और गिलगिट बाल्टिस्तान को लद्दाख का हिस्सा दिखाया गया था। पिछले साल जारी हुए नक्शे में पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद को हमारे देश की, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में दिखाया गया था। और पाकिस्तान ने भारत के नए नक्शे का विरोध किया था। और अब मैं आपको बताता हूँ नेपाल के नक्शे के बारे में। मैंने आपको बताया नक्शा एक नया हथियार बनता जा रहा है। पाकिस्तान के हाथों में भी नक्शा है अपना, भारत ने भी अपना नया नक्शा जारी किया है, अब नेपाल ने भी कर दिया है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड में काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा, इन इलाकों को नेपाल में दिखाया है। और 20 मई को यह नया नक्शा जारी किया। नेपाल की जो संसद है उसने 13 जून को नए नक्शे की मंजूरी दे दी और राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। और नेपाल सरकार अब 4000 नक्शे अंग्रेज़ी में छपवा रही है, जिसे वो यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ और देशों में भेजेगी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी भेजेगी। हमने ऑफकोर्स सख्त एतराज़ जता दिया है। नेपाल के FM रेडियो चैनल्स हैं कुछ, वहाँ पर भारत विरोधी गाने बजने शुरू हो गए जो आज तक पहले नहीं हुआ था। इस तरह के गाने आ रहे हैं कि हमरो हो यो काला पानी, मैंने आपको बताया ना, काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा, 3 इलाके। तो काला पानी को लेकर गाना है, हमरो हो यो काला पानी, उठा जागा वीर नेपाली। इस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं। इन गानों में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल की ज़मीन बताया जा रहा है। बहरहाल एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है।
जो बताती है कि हमने किस तरह से अपने सबसे अच्छे अच्छे पड़ोसियों से भी रिश्ते खराब किए हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर नेपाल के प्रदीप कुमार ग्यावाली, उन्होंने कहा है कि सन 1947 में एक समझौता हुआ था। सन 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिया, नेपाल, भारत, नेपाल और ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। तो मैं कोट करता हूँ उनको। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, द 1947 agreement among India, Nepal and United Kingdom that deals with the military service of Gurkha soldiers has become redundant. सन 47 का वो समझौता जो भारत, नेपाल और ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के दरमियान हुआ था, जहाँ पर ये था कि जो नेपाली गुरखाज हैं, जो हमारी फ़ौज की शान है, उनको अंग्रेज़ भी अपनी फ़ौज में रखेंगे और भारत की फ़ौज भी रखेगी। अब वो एग्रीमेंट रिडंडेंट हो गया है, वो नल एंड वॉइड हो गया, उस बेमानी हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। सन 47 का जो एग्रीमेंट था, उसमें भारत और ब्रिटेन को ये हक दिए गए थे कि वो गुरखाज जो हैं उनको वो अपनी फ़ौज में शामिल कर सकते हैं। और 3 देशों के बीच का जो ये समझौता था, इसमें ये कहा गया था कि जितने भी पर्क्स होते हैं और जित सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, सुविधाएं होती हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, नेपाली गुरखा जो सर्व करेंगे उनकी फ़ौज में, अंग्रेज़ों की और हमारी फ़ौज में, वो बिल्कुल उतनी ही होंगे जितना भारतीयों के होंगे या अंग्रेज़ों के होंगे। बहरहाल ये भी अब एक नया शुरू हो गया है। गुरखा रेजिमेंट हमारी शान रही है, अभी भी हमारी शान है, और लेकिन अब ये हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि नक्शों की राजनीति के बीच एक ये भी कह दिया गया है कि गुरखाओं को कोई ज़रूरत नहीं है भारत की फ़ौज में शामिल होने की। देखते हैं कहाँ तक बात जाती है और कहाँ तक हमारे जो रहनुमा हैं इसे संभाल पाते हैं। रोज़ की तरह विनोदवा शो का समापन एक कविता से। आज की कविता भी हमने डॉक्टर गौहर रज़ा की किताब है, उनका संकलन है खामोशी। इसमें 71 नज़में हैं और गज़लें हैं, उनसे ली है। तो उनकी कविता सुनिए। अर्ज़ किया है, लहू के बदले लहू का नारा। हमारे यहाँ बहुत चलन में रहा है, खून का बदला खून से लेंगे। सन 84 में जब सिखों का कत्लेआम हुआ था, हम उसको कत्लेआम बोलते हैं, दंगे नहीं बोलते। लोग वह कहते हैं सिख विरोधी दंगे। ये हम 20वीं दफ़े शायद कह रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि दंगों में 2 गुट आमने सामने होते हैं, आपस में लड़ते हैं। सन 84 में एक एक निर्दोष मजलूम सिख को, निहत्थे सिख को 100 की भीड़ ने, 50 की भीड़ ने घेर कर पकड़ा था, गले में जलते हुए टायर डाले थे और फिर मारा था। तो वो कत्लेआम था, दंगे नहीं थे। और नारा तब यही था, खून का बदला खून से लेंगे। बहरहाल आजकल भी वही भावना चल रही है कि खून का बदला खून से लेंगे। वो खून जो सन 1528 में किसी ने बहाया होगा या नहीं बहाया होगा, उसका बदला खून से लेंगे। बहरहाल अर्ज़ क्या है, लहू के बदले लहू का नारा उठा है जब भी रही है कोशिश के ज़मीं पर पनपने वाला हर एक इंसान यकीन कर ले, यही है रास्ता नए जहां का। लहू के बदले लहू का नारा उठा है जब भी रही है कोशिश के इस ज़मीं पर पनपने वाला हर एक इंसान यकीन कर ले, यही है रास्ता नए जहां का। लहू के बदले लहू का नारा जवान लाशों का बूढ़े कंधों पे बोझ धर के तलाश करता है हर गली में कि ज़िंदगी का कोई तसव्वुर कहाँ भी बाकी ना रहने पाए। लहू के बदले लहू का नारा जवान लाशों का बूढ़े कंधों पे बोझ धर के तलाश करता है हर गली में कि ज़िंदगी का कोई तसव्वुर कहीं भी बाकी न रहने पाए। लहू के बदले लहू का नारा तुम्हारे सेवा का मतलब होता है तौर तरीका। लहू के बदले लहू का नारा तुम्हारा सेवा, ये तुम्हारा तौर तरीका है। लहू के बदले लहू का नारा तुम्हारा सेवा, तुम्हें तिजारत के इन उसूलों से है मोहब्बत, हमें अमन के हर पहलू से उनसियत है। उनसियत माने हम पसंद करते हैं। हमें अमन के हर पहलू से उनसियत है, हम इस ज़मीं पर तमाम खुशियों के पासबां हैं, रक्षक है। लहू के बदले लहू का नारा तुम्हारा सेवा है, तुम्हारा तरीका है। तुम्हें तिजारत के इन उसूलों से है मोहब्बत, हमें अमन के हर एक पहलू से उनसियत है, हम उसे पसंद करते हैं। हम इस ज़मीं पर तमाम खुशियों के पासबां हैं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।